चलिए आप टॉपिक लिखिए। हाँ लिखिए। बोर सिद्धांत के आधार पर 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 हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के रेखाओं की व्याख्या। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के रेखाओं की व्याख्या। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के रेखाओं की व्याख्या। देखिए क्या बोले कि बोर सिद्धांत के आधार पर हम लोग का हाइड्रोजन से उत्पन्न जो स्पेक्ट्रम था ना, ये हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में लेकर के या उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते थे, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, और जब वही उच्च कक्षा में जाने वाला इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होता है, वहाँ पर ढेर देर तक नहीं टिकता है, तो फिर अपना प्रारंभिक कक्षा में लौटना शुरू कर देता है। तो जितना ऊर्जा लेकर के उच्च कक्षा में गई रहता है, उस ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में कर देता है, और उसी प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन वह प्रकाश हाइड्रोजन से उत्पन्न होता है ना, इसलिए उसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए हाइड्रोजन एक सरल तत्व है कि जटिल तत्व है? सरल तत्व है, कारण क्योंकि इसमें एगो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी कारण से इसको लिया गया है। तो लिखिए देखो, हाइड्रोजन एक सरल तत्व है। हाइड्रोजन एक सरल तत्व है, सरल तत्व है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। होता है जब एक विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न परमाणु विभिन्न मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न परमाणु विभिन्न मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर ब्रैकेट में लिखिएगा n बराबर 2 या L, क्योंकि द्वितीय ऊर्जा स्तर का मतलब दूसरा कक्षा होता है, और दूसरा कक्षा के लिए n बराबर 2 लिखा जाता है, या कक्षा का नाम L होता है। तो क्या लिखे, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर ब्रैकेट में n बराबर 2 या L ब्रैकेट बंद में हो गया कोमा कुछ तृतीय ऊर्जा स्तर
ब्रैकेट में n बराबर 3 या m, n बराबर 3 या m, ब्रैकेट बंद, में हो गया, कोमा कुछ चतुर्थ ऊर्जा स्तर, कुछ चतुर्थ ऊर्जा स्तर, कुछ चतुर्थ ऊर्जा स्तर, ब्रैकेट में n बराबर 4 या बड़का n, हाँ n बराबर 4 या कक्षा के नाम का बड़का n, ब्रैकेट बंद, में कोमा कुछ पंचम ऊर्जा स्तर, कुछ पंचम ऊर्जा स्तर, ब्रैकेट में n बराबर 5 या o, n बराबर 5 या o, में और कुछ छठा ऊर्जा स्तर, और कुछ छठा ऊर्जा स्तर, छठा ऊर्जा स्तर, ब्रैकेट में n बराबर 6 या p, n बराबर 6 या p, ब्रैकेट बंद, में चले जाते हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन, अस्थायी होते हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निम्न ऊर्जा स्तरों में वापस लौटने लगता है, निम्न ऊर्जा स्तरों में वापस लौटने लगता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कई श्रेणियां प्राप्त होती है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कई श्रेणियां प्राप्त होती है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कई श्रेणियां प्राप्त होती है, जैसे में लिखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को k कक्षा में वापस लौटने पर लाइमन श्रेणी, इलेक्ट्रॉन को k कक्षा में वापस लौटने पर लाइमन श्रेणी, कोमा l कक्षा में वापस लौटने पर, बामर श्रेणी, हाँ उसके बाद कोमा दीजिए, बामर श्रेणी, कोमा m कक्षा में वापस लौटने पर पाश्चेन श्रेणी, कोमा n कक्षा में वापस लौटने पर, ब्रैकेट श्रेणी, तथा o कक्षा में वापस लौटने पर, फुंड श्रेणी, हाँ फुंड श्रेणी प्राप्त होता है, हाँ फुंड श्रेणी प्राप्त होता है, देखिए अब जैसे पूरा समझ लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन एक सरल तत्व, इधर सबको मालूम है, और उसमें केवल कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम लोग विद्युत विसर्ग नली में
कोई गैस ले करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु होते हैं ना, तो परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करता है, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में होता है? सब पहला कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन में रहता है, कोई भी परमाणु होगा तो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में होगा? पहला कक्षा में, जेकर नाम है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद। तो जैसे ही विसर्ग नली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तब विसर्ग नली में उपस्थित हाइड्रोजन गैस के जो परमाणु होते हैं तो अलग अलग परमाणु अलग अलग मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की पहला कक्षा में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन पहला से दूसरा में चला जाता है, कोई पहला से, हालांकि पहला से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, ऐसे कोई पहला से मान लीजिए कि कहाँ चल गया, जैसे ये हो गया आपका, रुक जाए, ये हो गया n बराबर 1, आई वाला हो गया n बराबर 2, आई वाला हो गया आपका n बराबर 3, आई हो गया n बराबर, आई वाला हो गया n बराबर 5। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है पहला कक्षा से या तो दूसरा कक्षा में भी जा सकता है, और कोई ऐसा ही परमाणु है जिसका तीसरा कक्षा में चला जाता है, कोई चौथा कक्षा में, कोई। लेकिन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी नहीं होता है, तो फिर वो अपना प्रारंभिक कक्षा में लौटना शुरू करता है। लेकिन जितना ऊर्जा लेकर के वो ऊपरी ऊर्जा स्तर में जाता है ना, आते समय उसी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं से लौटे लेकिन पहला में लौटे, तो उत्सर्जित प्रकाश के द्वारा कौन सा श्रेणी बनता है? डायमंड श्रेणी बनता है। कहीं से लौटे लेकिन दूसरा कक्षा में लौटे तो बामर श्रेणी बनता है। कहीं से लौटे लेकिन तीसरा में लौटे तो पाचन श्रेणी, और कहीं से लौटे लेकिन चौथा में लौटे ब्रैकेट, और कहीं से लौटे लेकिन पांचवा में लौटे फुंड श्रेणी, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारा श्रेणी का निर्माण होता है, किसके द्वारा? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा ना। तो वही आपका हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समझे? चलिए ये तो हो गया। अब चलिए तो इसके बाद लिखिए आप लोग बोर सिद्धांत के गुण, क्योंकि जितना भी सिद्धांत पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ गुण होता है और फिर उसका दोष भी होता है। टॉपिक लिखिए बोर सिद्धांत के गुण, मेरिट्स ऑफ बोर थ्योरी हाँ देखिए, पहला इनका सिद्धि कौन सी है? गुण है कि बोर सिद्धांत के द्वारा वैसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे हीलियम के हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हीलियम प्लस की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम प्लस में कई इलेक्ट्रॉन होता है। और लिथियम का भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिथियम डबल प्लस की व्याख्या, क्योंकि लिथियम डबल प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि लिथियम में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल लिथियम में 3 और लिथियम डबल प्लस में 1। तो पहला गुण कि बोर सिद्धांत का व्याख्या एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को हम लोग कर सकते हैं। तो लिखिए बोर सिद्धांत की सहायता से H परमाणु तथा बोर सिद्धांत की सहायता से H परमाणु तथा H परमाणु जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं, बोर सिद्धांत की सहायता से H परमाणु तथा H परमाणु जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु ब्रैकेट में लिखिएगा H E प्लस कोमा Li डबल प्लस, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट
में लिखिए HE प्लस और कोमा LI डबल प्लस ब्रैकेट बंद कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या अच्छी तरह से हो सकती है, कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या अच्छी तरह से हो सकती है, ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या अच्छी तरह से हो सकती है, अच्छी तरह से हो सकती है, हो सकती है। देखो बोर सिद्धांत से केवल वैसे ही परमाणु की व्याख्या कर सकते हैं जिसमें कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, एक। दूसरा लिखिए बोर सिद्धांत के आधार पर ही क्वांटम संख्याओं के सिद्धांत की नींव पड़ी। बोर सिद्धांत के आधार पर ही क्वांटम संख्याओं के सिद्धांत की नींव पड़ी। नींव मतलब कि आधार होता है, क्वांटम संख्याओं के सिद्धांत की नींव पड़ी। क्वांटम संख्या आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्वांटम संख्या के बारे में। हाँ, तीसरा लिखिए इस सिद्धांत की सहायता से विभिन्न परमाणुओं की कक्षाओं की त्रिज्या, इस सिद्धांत की सहायता से, तीसरा लिखिए बालक, इस सिद्धांत की सहायता से ही, इस सिद्धांत की सहायता से ही विभिन्न परमाणुओं के कक्षाओं की त्रिज्या कोमा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा विभिन्न कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया गया। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया गया। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया गया। बोर हो गया ना। देखिए बोर सिद्धांत के सहायता से हम हाइड्रोजन परमाणु के प्रत्येक कक्षा का त्रिज्या भी निकालना जान गए हैं। फिर उसके किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा भी निकालने का सूत्र पढ़े। फिर किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग भी निर्धारित किए। ये सब किसके सिद्धांत के द्वारा? बोर सिद्धांत के द्वारा। तो गुण में जाएगा कि नहीं इसका? इसके द्वारा रीड-बर्ग नियतांक का भी मान ज्ञात किए इसी के द्वारा। तो चौथा लिखिए बोर सिद्धांत से गणना करके, चौथा बोर सिद्धांत से गणना करके निकाला गया रीड-बर्ग नियतांक का मान, बोर सिद्धांत से गणना करके निकाला गया रीड-बर्ग नियतांक का मान, रीड-बर्ग नियतांक का मान प्रयोग द्वारा निर्धारित मान के लगभग बराबर होता है। प्रयोग द्वारा निर्धारित मान के लगभग बराबर होता है। निर्धारित मान के बराबर होता है। देखिए जैसे कैसन को नियतांक होता है ना, तो उस नियतांक का मान जनरली प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्योंकि सिद्धांत से निकाला गया मान में कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकता है, लेकिन प्रयोग करके ज्ञात किया गया मान में त्रुटि। जैसे जो फार्मूला हम लोग निकाले थे ना, तो फार्मूला प्रयोग पे आधारित नहीं था, वो फार्मूला जो सिद्धांत के द्वारा निकाला गया था। एगो प्रयोग करके निकाला जाता है। प्रयोग जो है बड़ा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें लंबा समय लगता है। और सिद्धांत के द्वारा फार्मूला को हम लोग पुट करते हैं और हल करके उसका मान निकाल लेते हैं। तो जो रीड-बर्ग का नियतांक का मान निकाले हम लोग बोर के सिद्धांत द्वारा, वो रीड-बर्ग नियतांक का मान
जो प्रयोग द्वारा रिट नियतांक मान ज्ञात किया गया वो मान के लगभग, यानी कि एक आध पॉइंट के अंतर होगा आगे पीछे। इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु अभी तक लेता ही परमाणु का मॉडल है ना, उसमें सबसे स्टेबल मॉडल केकरा माना गया, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल बोर का हाइड्रोजन परमाणु है ना, उसको अभी तक सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि बहुत कुछ की जानकारी ज्ञात करता है अकेले नहीं बालक। 4 को लिख लिए, 5वां लिखिए। इस सिद्धांत ने प्रमाणित कर दिया कि इस सिद्धांत ने प्रमाणित कर दिया कि इस सिद्धांत ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु अस्थायी होता है, परमाणु अस्थायी होता है, परमाणु अस्थायी होता है। देखिए जैसे कि आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया था ना, तो उसमें रदरफोर्ड जैसे व्याख्या किए थे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है, लेकिन बाद में मैक्सवेल बताएं कि यदि आवेशित कण गतिशील होता है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करेगा विकिरण, तो धीरे धीरे ऊपरी कक्षा से निचला कक्षा में चल जाएगा, एक दिन कहाँ चल जाएगा, नाभिक में, तो परमाणु के विनाश हो जाएगा, जो रदरफोर्ड नहीं बताए थे। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था ना, तो उनके मॉडल के अनुसार परमाणु जो है अस्थायी सिद्ध हो रहा था, क्योंकि घूमता है भाई कोई भी आवेशित कण तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो कि नाभिक में गिर जाएगा, तब धन आवेश ऋण आवेश के संपर्क से परमाणु का। लेकिन रदरफोर्ड आया तो यही नहीं बताने कि परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ना ही वो कब उत्सर्जन या अवशोषण करता है, जब निचला कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, ऊपरी कक्षा से, लेकिन किसी विशेष कक्षा में घूमता हुआ रहता है तो ना ऊर्जा को उत्सर्जन करता ना ही। तो परमाणु को अस्थायित्व की व्याख्या ही नहीं की ना, तो क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अस्थायी होते हैं, तो बोर के नाम लीजिएगा, ठीक ना। आप बोले किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अस्थायी होते हैं, तब रदरफोर्ड। 2 गो बड़ा भी क्वेश्चन है, तो ये तो 5 को लिख लिया आप लोग ना। चलिए अब लिखिए बोर सिद्धांत की सीमाएं या दोष। बोर सिद्धांत की सीमाएं या दोष। बोर सिद्धांत की सीमाएं या दोष। पहला दोष इनका है कि वैसे ही परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं जिसके बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में अन्य वैज्ञानिक आए तो सब 2 परमाणु या 3 परमाणु वाला के भी व्याख्या किए स्पेक्ट्रम के, जबकि कई कल व्याख्या किए। पहला दोष इनका ही हो गया, क्योंकि जो आप अपना जीवन में कीजिएगा वो आपका गुण में आएगा, जो नहीं कीजिएगा और वो काम दूसरा कोई कर दिया तो वही दोष में चला जाता है। हाँ तो लिखिए, तो पहला नंबर, यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। हो गया ना। दूसरा लिखिए, स्पेक्ट्रमी रेखाएं वास्तव में लगभग एक दूसरे से सटी हुई
कई सूक्ष्म रेखाओं की बनी होती है। कई सूक्ष्म रेखाओं की बनी होती है जिस बात को बोर सिद्धांत नहीं समझा पाता है। जिस बात को बोर सिद्धांत नहीं समझा पाता है। जिस बात को बोर सिद्धांत नहीं समझा पाता है। नहीं समझा पाता है। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म से हाइड्रोजन से उत्सर्जित प्रकाश को इधर गुजारते हैं, तो इधर देखिए कि बहुत सारा रेखाएं प्राप्त होता है ना, इस तरह से विक्षेपित होकर के। बताया नहीं थे, ऊपर रेड होता है, नीचे वॉयलेट होता है, इसके ऊपर इंफ्रारेड होता है और इसके नीचे अल्ट्रा वायलेट होता है, पराबैंगनी प्रकाश। तो देखो, जिसे स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती है ना, तो स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो इसे दो तरह के स्पेक्ट्रम होता है, एगो सतत स्पेक्ट्रम, एक ठो असतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसे मान लीजिए कि एरिया पर ही आपका बैगनी रंग है, एरिया पर ही जामुनी रंग है, तो पता नहीं चलता है कि बैगनी कहाँ तक ले है या जामुनी कहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब एक दूसरे एकदम सट्टर आता है, बीच में कोई गैप, तो पता नहीं चलता है कि कौन बैगनी कहाँ समाप्त हुआ है, जामुनी कहाँ से शुरू। मतलब धीरे धीरे एक तीव्रता कम होती जाएगा, और तीव्रता, लेकिन बीच में होना चाहिए ना कि नहीं जैसे ही समाप्त हो रहा है जैसे ही खत्म, तो वो हो जाता है सतत। एक होता है कि जिसमें स्पेक्ट्रम की रेखाएं जैसे कि अलग अलग होती है, अब बीच में वो सीमा होता है कि हाँ जैसे ही समाप्त हो रहा है जैसे ही, तो वो होता है असतत। तो इसके बारे में हाइड्रोजन बोर के सिद्धांत में ऐसा कुछ बताया गया है कि कौन रेखा कहाँ समाप्त होता है, कौन रेखा कहाँ शुरू। ये उच्च क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर जब देखा गया तो देखा गया कि कुछ स्पेक्ट्रम ऐसी होती है जो एकदम सतत होती है, मतलब एक कौन कहाँ पर समाप्त हो रहा है, कौन कहाँ शुरू, उसका पता नहीं चल पाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके दो स्पेक्ट्रम के रेखाओं के बीच में काली लाइन होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा गया असतत स्पेक्ट्रम। इसके बारे में बोर सिद्धांत कुछ बताइबे नहीं करते हैं, समझे वाला क्या। तो दूसरा तो लिख लिए, तीसरा लिखिए, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग, बोर्ड पर देखिएगा, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, के अनुकूल नहीं है। आगे पढ़ना है इसमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। चौथा लिखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाना, सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाना, विभक्त हो जाना या विद्युतीय क्षेत्र में, या विद्युतीय क्षेत्र में इन रेखाओं के विभाजन की, विद्युतीय क्षेत्र में इन रेखाओं के विभाजन की घटनाओं को बोर सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। बोर सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है,
नहीं समझाया जा सकता है। हो गया ना। जैसे होता क्या है ना कि जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त होती है ना, तो इसको क्या किया गया कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच से गुजरा गया। मान लीजिए कि इधर नॉर्थ रख दिया यहाँ पर, तो देखा गया ना कि जब इसको गुजारा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से, या एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट के बीच से होकर गुजारा जाता है, तो देखा गया कि जो रेखाएं होती है ना सतह सतह, तो वो सब विभक्त हो जाता है, यानी कि लाइन बढ़ जाता है, सब अलग अलग हो जाता है। इसका व्याख्या वो करवे नहीं किए हैं, कहीं पढ़े हैं ऐसा ना? नहीं पढ़े है ना। इसका व्याख्या कहीं करवे नहीं किए, तो जो व्याख्या नहीं किए उनका दोष हो गया, और जो व्याख्या किए हैं उनका गुण हो गया। समझे? चलिए अब टॉपिक लिखिए। टॉपिक है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। टॉपिक एक अंग्रेजी लिख लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। देखिए होता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी किसी भी परमाणु में प्रवेश करता है, या मान लीजिए कि सबसे पहले परमाणु का निर्माण हुआ होगा, तो माना जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। निम्न ऊर्जा स्तर को हम लोग N1 बराबर 1 लिखते हैं, या कक्षा के लिखते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहला कक्षा में लिखते हैं, और उसका कैपेसिटी से ज्यादा होगा तब जाके दूसरा कक्षा में, उसके कैपेसिटी ज्यादा होगा तीसरा कक्षा में। तो चलिए डैश देकर लिखिए। किसी भी परमाणु में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। किसी भी परमाणु में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। अर्थात के सेल में प्रवेश करता है। कक्षा को सेल भी कहते हैं। अर्थात के सेल में प्रवेश करता है। उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले L, M, N, O तथा P में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तथा सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षा अधिक स्थायी होता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले प्रवेश करता है आपका निम्न ऊर्जा स्तर में, उसका नाम है K, और उसके बाद देखिए L में प्रवेश करेगा, L के बाद M में, M के बाद N में,
आज जो कक्षा में जो सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षा होता है वो अस्थायी होता है, और जो अधिक ऊर्जा वाला कक्षा वो सब तभी नहीं। इलेक्ट्रॉन देखिएगा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जइबो करता है तो वहाँ ढेर देर तक नहीं टिक पाता है, वहाँ से फिर कहाँ चलाता, नीचे चलाता है। चलिए तो अब इसका लिख लीजिएगा नोट एक तो कि परमाणु के कक्षाओं के अस्थायित्व का क्रम, परमाणु के कक्षाओं का अस्थायित्व का क्रम, परमाणु के कक्षाओं का अस्थायित्व का क्रम, अस्थायित्व का क्रम कि कौन कक्षा सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो देखिए कक्षा के जो अस्थायित्व के मामले में सबसे ज्यादा स्थायी होता है ना, उग्र से कम एल, ऐसे लिख के चल जाइएगा एल, फिर उसके बाद एम, फिर एन, और फिर उसके बाद ओ, और फिर इसके बाद पी। ऐसी बहुत सारा कक्षा होता है, डर कर दीजिएगा। हो गया ना। चलिए कितना टाइम हो रहा है पूरा। एगो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में जवाब देना, ठीक ना।